नमस्कार बच्चों, आज की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सोनलता बरगोत्या। हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के दो ब्रांचेस को पढ़ा था। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ लिया था। उसमें हमने 6 तरह के जो है आइसोमर्स पढ़े थे। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी स्टार्ट कर दिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भागों में क्लासिफाई किया था। एक था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक है कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने कन्फर्मेशन ऑफ इथेन पढ़े थे, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन पढ़े थे और कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट कर लिया था। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट कर लिया था। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज की क्लास में हम कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे और कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि जो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म क्या है। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कन्फिग्रेशन उसके आइसोमर्स में कन्फिग्रेशन का डिफरेंस आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है वो उसका 3D जो अरेंजमेंट है स्पेस में, उसकी वजह से उसके कन्फिग्रेशन में डिफरेंस आ जाता है और उसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज रहती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है हमेशा कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आज ऑप्टिकल एक्टिविटी की, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल, जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं ऑप्टिकल को हम जोड़ते हैं लाइट से। हम जोड़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, हम कहीं पे भी जोड़ेंगे तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को जोड़ते हैं लाइट से। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अगर कोई भी हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हमें ये समझना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हम किसे कहेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशंस की ज़रूरत है और किस तरह के मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहा जा सकता है। तो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे। अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें उनको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना ये हम
सीखेंगे कि किस तरह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया जा सकता है और ये लाइट क्या होती है। जब हम कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लेते हैं, कोई भी आम लाइट सोर्स लेते हैं, यानी सन की लाइट हो गई, कोई बल्ब की लाइट हो गई, कोई भी और अन्य लाइट हो गई, तो वो लाइट सोर्स से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में होते हैं, यानी जो प्रोपगेशन है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है। तो हम ये देखते हैं कि हम मान लीजिए कोई आम लाइट ले रहे हैं, यानी हम एक लाइट सोर्स ले रहे हैं, लाइट सोर्स ले रहे हैं। यहाँ पे जो लाइट सोर्स जनरली जो लिया जाता है वो होता है सोडियम लैंप, यानी Na लैंप, ठीक है। हमने एक लाइट सोर्स लिया, है जो एक सोडियम लैंप है, और इस लाइट सोर्स में जो इसके वाइब्रेशंस हैं, इस लाइट सोर्स की मैं बात करूं तो इस लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं ये ऑल डायरेक्शंस में रहते हैं, सभी डायरेक्शंस में रहते हैं, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सिस या वेव रहता है। अब मैं इस लाइट को एक पोलराइजर में पास कर रही हूँ, पोलराइजर क्या होता है, जनरली हम इसमें एक निकॉल प्रिज्म लेते हैं, जो कि दो ट्रायंगल के जो क्वार्ट्ज का एक मटेरियल होता है। निकॉल प्रिज्म क्या होता है, निकॉल प्रिज्म इस तरह का बना रहता है, ये क्वार्ट्ज का मटेरियल होता है, जो आपस में जुड़े रहता है, ठीक है। ये है एक निकॉल प्रिज्म, क्वार्ट्ज का मटेरियल है जो आपस में जुड़ा रहता है। ये पोलराइजर जब ये इस तरह की लाइट इस निकॉल प्रिज्म से पास करेगी तो इसमें से अनवांटेड जो वाइब्रेशंस हैं वो फिल्टर होके सिर्फ हमें इस तरह का वाइब्रेशन मिलेगा जो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता हो, यानी वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन ओनली, ठीक है, वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन ओनली। अब जब हम इस तरह की लाइट को इस तरह की लाइट को हम कहते हैं PPL, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हमें ऐसी कोई लाइट जिसकी वाइब्रेशंस फिल्टर होके ओनली वन प्लेन में मिलते हो, तो इस तरह की लाइट को हम कहते हैं लाइट इन प्लेन पोलराइज्ड वाइब्रेशन। तो अब इस लाइट को जब हम सैंपल ट्यूब में पास करते हैं, ये हमारी सैंपल ट्यूब है, containing organic solution, ठीक है। इस सैंपल ट्यूब में जो भी हमें आइसोमर है हमारा, वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन फॉर्म में फिल रहता है। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो हमें निकल प्रिज्म के थ्रू मिली थी, उसको हमने एक सैंपल ट्यूब में पास किया है, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशन था। जो भी हमारे पास जो सैंपल है जिसका भी हमें लाइट ऑफ रोटेशन देखना है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सैंपल ट्यूब में है। अब जब इस ट्यूब के थ्रू जब हम अब इस लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, तो पहले हमारे पास ये लाइट इस तरह से थी, अब ये कुछ थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएगी, वो हो सकती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है, या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइट के प्लेन को थीटा एंगल से रोटेट करें, उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मतलब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल है, तो हमें देखने से तो पता नहीं चलेगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। हमें कैसे पता चलेगा, हम उसको एक पोलरीमीटर, ये जो पूरा डायग्राम है ये पोलरीमीटर का डायग्राम है, ये पोलरीमीटर का डायग्राम है। हम पहले लाइट सोर्स लेते हैं, लाइट सोर्स के जो
इसमें, तो वो जो थीटा एंगल से जो है लाइट को रोटेट करती है, जो हम यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब ये थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइट को थीटा एंगल से रोटेट करें, उनको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कहे जाते हैं। कौन किस तरह के जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस अगर हम देखें तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि उसमें काइरल सेंटर हो, और या एक एक्सिस हो। एक कंडीशन ये हो सकती है कि उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। दो, अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमें ये देखना है किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए या तो उसमें काइरल सेंटर हो या उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। काइरल सेंटर मतलब हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसा कार्बन जो X, Y, Z एंड W X Y Z यानी तीनों ग्रुप, चारों ग्रुप इसके जो है वो अलग अलग हो, तो उसको कहते हैं हम काइरल कार्बन। और ऐसे काइरल कार्बन का किसी मॉलिक्यूल में होना जो है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की हमें प्रेजेंस बताता है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर काइरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। लेकिन हम एक कंडीशन देखते हैं कि जनरली अगर किसी मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव देखा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों जो सिमेट्री के एलिमेंट्स हैं अगर ये एब्सेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इन दो जो चीजें हैं इनसे हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अब आने वाली क्लास में मैं आपको इनको ये दो जो हमने क्राइटेरिया रखे हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और आगे और डिस्कशन करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिसमें सेंटर ऑफ जो काइरल सेंटर नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें काइरल सेंटर है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस तरह के और भी हम जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके बारे में जो है चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।